गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप कि सब अच्छे होंगे। चलिए जी, सीपीए 2019 कंटिन्यू करते हैं हमारा। और आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज मीडिएशन। मीडिएशन का मतलब क्या होता है? मीडिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे नेगोशिएशन के थ्रू डिस्प्यूट को सेटल किया जाता है। और मीडिएशन के अंदर जो पर्सन डिस्प्यूट सेटल करता है उसको बोलते हैं मीडिएटर। तो हमारे केस के अंदर, हमारे एक्ट के अंदर मीडिएशन का काम क्या है कि कल को या फ्यूचर में कभी भी कोई कंज्यूमर डिस्प्यूट अराइज होता है तो उस डिस्प्यूट को हम कमीशन के थ्रू सॉल्व ना करके, वेरियस जो कमीशन हमारे पास है दैट इज डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, वहां पे केस को ना रेफर करके हम मीडिएशन के थ्रू भी हमारा केस, हमारी कंप्लेंट को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मीडिएशन एस्टेब्लिश कौन करता है, इसमें कितने मीडिएटर काम करेंगे, उनके प्रोविजंस क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले बात कर रहा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर मीडिएशन सेल की। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है कि कंज्यूमर मीडिएशन सेल एस्टेब्लिश किए जाएंगे। कहाँ कहाँ पे देखिए, ये कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में वेरियस डिस्ट्रिक्ट कमीशंस के लिए और स्टेट कमीशन के लिए अलग से, सभी के लिए अलग अलग से कंज्यूमर मीडिएशन सेल एस्टेब्लिश करेगी। और सभी डिस्ट्रिक्ट कमीशन के साथ और स्टेट कमीशन के साथ इन मीडिएशन सेल को अटैच किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल लेवल पे, नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन के लिए मीडिएशन सेल एस्टेब्लिश करेगी। और जो नेशनल लेवल पे मीडिएशन सेल एस्टेब्लिश की जाएगी उसको नेशनल कमीशन से अटैच किया जाएगा। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि जो मीडिएशन सेल होगी उसमें उतने पर्सन काम करेंगे जितना गवर्नमेंट को ठीक लगता है। आगे बोल रहा है कि हर एक मीडिएशन सेल जो है वो ये रिकॉर्ड्स तो एटलीस्ट मेंटेन करे ही करेगी। और इन रिकॉर्ड्स में क्या क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट बोल रहा है कि हर एक मीडिएशन सेल के अंदर रिकॉर्ड होना चाहिए, एक लिस्ट होनी चाहिए जिसमें लिखा होगा कि मीडिएशन सेल में कितने मीडिएटर काम कर रहे हैं, उनके नेम क्या है, उनके एड्रेस क्या है। ठीक है, उनकी जो डिटेल्स है वो सब लिखी रहेंगी वहां पे। दूसरी बात, मीडिएशन सेल ने कितने केस हैंडल किए हैं, कितने केस सॉल्व हो गए हैं, कितने पेंडिंग पड़े हैं, उसकी डिटेल नोट डाउन की जाएगी। तीसरा, जो केस सॉल्व हुए हैं उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे मीडिएशन सेल के अंदर। और एनी अदर इंफॉर्मेशन, अगर रेगुलेशंस के थ्रू गवर्नमेंट कोई और इंफॉर्मेशन इनको मेंटेन करने के लिए बोलती है, कोई और रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए बोलती है, तो वो भी इनको मेंटेन करने पड़ेंगे। आगे लिखा हुआ है एवरी कंज्यूमर मीडिएशन सेल शैल सबमिट अ क्वार्टरली रिपोर्ट टू डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन टू विच इट इज अटैच्ड इन द मैनर स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशंस। अब कह रहा है कि हर एक मीडिएशन सेल क्या करेगा, अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट सबमिट करेगा कि एक क्वार्टर में कितना काम किया मीडिएशन सेल ने, कितनी कंप्लेंट्स उनके पास आई, कितनी सोल्व हो गई, कितनी पेंडिंग पड़ी है, जो पेंडिंग है उनका स्टेटस क्या है। इस सब को लेकर के हर एक क्वार्टर में एक एक क्वार्टरली रिपोर्ट आपको सबमिट करनी है। अब रिपोर्ट सबमिट कहाँ करनी है? जो मीडिएशन सेल जिस कमीशन से अटैच्ड होगी आपको वहीं पे अपनी वो रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रो मीडिएटर्स को लेकर के, मीडिएशन को लेकर के। अब हम चलते हैं आगे, एम्पैनलमेंट ऑफ मीडिएटर्स। Section 75, subsection 1 of the Act provides that for the purpose of mediation, the National Commission or the State Commission or the District Commission, as the case may be, shall prepare a panel of the mediators to be maintained by Consumer Mediation Cell attached to it on the recommendation of Selection Committee, consisting of President and a member of the Commission. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मीडिएशन के थ्रू कंप्लेंट को सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए? मीडिएटर्स होने चाहिए। जब तक मीडिएशन के अंदर मीडिएटर्स ही नहीं होंगे तो डिस्प्यूट को सोल्व कौन करेगा? तो ये बोल रहा है कि जो मीडिएशन सेल जिस कमीशन से अटैच होगी, कोई मीडिएशन सेल मान लो डिस्ट्रिक्ट कमीशन से अटैच्ड है, कोई दूसरी मीडिएशन सेल जो है वो स्टेट कमीशन से अटैच्ड है, कोई तीसरी मीडिएशन सेल नेशनल कमीशन से अटैच्ड है। तो कह रहे हैं जिस भी कमीशन से मीडिएशन सेल अटैच रहेगी वो कमीशन सिलेक्शन कमेटी से रिकमेंडेशन लेकर के उसमें उस मीडिएशन के अंदर मीडिएटर अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है। और आगे लिखा हुआ था कि जो सिलेक्शन कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन लोग काम करेंगे? कमीशन का प्रेसिडेंट और कमीशन के जो मेंबर है वो सभी लोग किसमें काम करेंगे? सिलेक्शन कमेटी में काम करेंगे और मिल करके मीडिएटर्स को अपॉइंट करेंगे। आगे लिखा हुआ है कि जो लोग एज अ मीडिएटर काम करेंगे मीडिएशन के अंदर, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी?
उनके पास कितना मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनकी सैलरी क्या होगी, उनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा, वो सब कंडीशंस जो भी है वो रेगुलेशंस के थ्रू स्पेसिफाई की जाएंगी, रेगुलेशंस के थ्रू नोटिफाई की जाएंगी, ऐसा लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ उसके बाद, द पैनल ऑफ मीडिएटर्स prepared under subsection 1 shall be valid for a period of 5 years and the empaneled mediators shall be eligible for the shall be eligible to be considered for re-empanelment for another term subject to such conditions as may be specified by regulations। अब कह रहे हैं कि जो हमने मीडिएटर्स का एम्पैनल रेडी किया था, जो पैनल आपने रेडी किया था मीडिएटर्स का, वो कितने टाइम तक काम करेगा सर? 5 इयर्स तक के टर्म के लिए काम करेगा, मतलब एक टर्म जो है 5 इयर्स का रहेगा, और 5 इयर्स खत्म होने के बाद वो जो पैनल था मीडिएटर्स का, वो दोबारा से री अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अनदर टर्म मतलब नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए। नेक्स्ट आ जाओ, नॉमिनेशन ऑफ मीडिएटर्स फ्रॉम पैनल। सेक्शन 76 स्टेट्स दैट डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन while nominating any person from the panel of mediators referred to in section 75 consider his suitability for resolving the consumer dispute involved। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो मीडिएशन काम कर रही है, मीडिएशन बना दी गई है, किसके थ्रू बना दी गई है? स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। अब जब भी स्टेट कमीशन के पास या डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास या नेशनल कमीशन के पास कोई कंज्यूमर डिस्प्यूट गया, ठीक है, और कमीशन को लगता है कि वो डिस्प्यूट जो है मीडिएशन के थ्रू सोल्व होना चाहिए, या फिर जिन पार्टीज ने अपना केस कमीशन के पास भेजा, रेफर किया, उसके बाद उन पार्टीज को लगता है कि हमको हमारा जो डिस्प्यूट है वो कमीशन के बजाय मीडिएशन के थ्रू सोल्व करवाना है, तो कमीशन क्या करेगा? मीडिएशन में से किसी मीडिएटर को अपॉइंट करेगा। ठीक है, और वो जो मीडिएटर जिसको अपॉइंट किया जाएगा वो काबिल होना चाहिए डिस्प्यूट्स को सोल्व करने के लिए। तो कमीशन, जब भी कमीशन को लगता है कि कोई केस ऐसा है, कोई कंप्लेंट ऐसी है जो मीडिएशन के थ्रू सोल्व हो सकती है, या फिर पार्टीज खुद बोल रही हैं कमीशन को कि हमारा जो डिस्प्यूट है वो आप मीडिएशन के थ्रू सोल्व करवाओ, तो कमीशन क्या करेगा? मीडिएटर को अपॉइंट करेगा। जितने भी मीडिएटर हमने अपॉइंट कर रखे हैं, जो मीडिएटर हमारी एम पैनल के अंदर है, जो पैनल के अंदर हमारे पास मीडिएटर्स हैं, उनमें से किसी एक मीडिएटर को हम वो डिस्प्यूट दे देंगे सोल्व करने के लिए। ठीक है, पर ध्यान रहे, जब भी कमीशन किसी मीडिएटर को वो डिस्प्यूट देगा सोल्व करने के लिए, तो उस मीडिएटर को वो डिस्प्यूट सोल्व करना आता हो, एक्सपीरियंस होना चाहिए डिस्प्यूट सोल्व करने का, ऐसा लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है ड्यूटी ऑफ मीडिएटर टू डिस्क्लोज सर्टेन फैक्ट्स एज पर सेक्शन 77 ऑफ द एक्ट। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ मीडिएटर टू डिस्क्लोज एनी पर्सनल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द आउटकम ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट। आउटकम का मतलब क्या होता है? रिजल्ट। अब कह रहा है कि जिस मीडिएटर ने कोई डिस्प्यूट सोल्व किया, किसी कंप्लेंट को सोल्व किया, तो उसको कुछ बातें डिस्क्लोज करनी जरूरी है। मीडिएटर जो है वो कुछ बातें डिस्क्लोज करेगा, जैसे कि फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? जिस कंज्यूमर डिस्प्यूट को मीडिएटर ने सोल्व किया, उसका जो रिजल्ट आया, क्या उस रिजल्ट में उस मीडिएटर का कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या नहीं है, ऐसा उसको बताना है। सेकेंड लिखा हुआ द सर्कमस्टांसेस विच में गिव राइज टू अ जस्टिफाइबल डाउट एज टू हिज इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी। सेकेंड चीज में हम क्या डिस्क्लोज कर रहे हैं, क्या फैक्ट्स डिस्क्लोज कर रहे हैं? ये कह रहा है कि मीडिएटर ने जो भी डिस्प्यूट सोल्व किया, उस मीडिएटर को कुछ ऐसे फैक्ट्स डिस्क्लोज करने पड़ेंगे जिससे किसी को भी ऐसा डाउट ना हो कि मीडिएटर ने किसी के दबाव में आकर डिसीजन दिया या फिर इम्पार्शियलिटी की है। ठीक है, मतलब अपने आप को सही साबित करने के लिए कि नेचुरल जस्टिस के थ्रू मीडिएटर ने केस सोल्व किया है, ऐसा उसको फैक्ट्स सबमिट करने पड़ेंगे ताकि किसी को भी मीडिएटर पे डाउट ना हो। और थर्ड लिखा हुआ है सच अदर फैक्ट्स, कोई अदर फैक्ट और होंगे जो रेगुलेशंस में लिखे होंगे, वो भी आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आओ सेक्शन नंबर 78 के ऊपर, रिप्लेसमेंट ऑफ मीडिएटर इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 78 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट where the district commission or the state commission or national commission as the case may be is satisfied। अब देखो यहाँ पे काफी सारे केस दे रखे हैं आपको। पहला केस तो यही है, अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन को या स्टेट कमीशन को या नेशनल कमीशन को लगता है कि जिस मीडिएटर को उन्होंने केस दिया था वो मीडिएटर केस सोल्व करने में काबिल नहीं है, काफी लंबा खिंच गया है केस, जो डिस्प्यूट है अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ, काफी टाइम हो गया उसको,
ठीक है, तब, या फिर ऑन द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय मीडिएटर, या मीडिएटर खुद बोल रहा है तब, और ऑन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी अदर पर्सन इंक्लूडिंग पार्टीज टू द कंप्लेंट, या फिर जो कंप्लेंट की पार्टीज है वो, या उनके बिहाफ पे कोई और पर्सन बोल रहा है कमीशन को आकर के तब, एंड आफ्टर हियरिंग द मीडिएटर इट शैल रिप्लेस सच मीडिएटर बाय अनदर मीडिएटर। तो कमीशन क्या करेगा इन तीन केस के अंदर, पहले वाले मीडिएटर से किसी नए मीडिएटर को रिप्लेस कर देगा ताकि नया वाला मीडिएटर आकर के केस को सॉर्ट आउट करे, सेटल करे केस को। तो दोबारा से देखते हैं सेक्शन 78 में क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि सेक्शन 78 में कमीशन के पास पावर है कि अगर कमीशन ने किसी एक मीडिएटर को कोई केस दिया, कोई कंप्लेंट दी सॉल्व करने के लिए, ठीक है, पर अगर कमीशन को लगता है कि हमने गलत मीडिएटर को केस दे दिया, उसके बस की बात नहीं है, तो वो उस मीडिएटर को किसी नए मीडिएटर से रिप्लेस कर देंगे। दूसरी बात, मीडिएटर ने खुद चल के बोल दिया कि जी ये केस मेरे से सॉल्व नहीं होगा, या किन्हीं भी कारणों में मीडिएटर केस सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो वो कमीशन को बताएगा, फिर कमीशन क्या करेगा, पुराने मीडिएटर से नए मीडिएटर को रिप्लेस कर देगा। और तीसरी बात, जो पार्टीज टू डिस्प्यूट थी उनके कहने पे या उनके बिहाफ पे किसी और पर्सन के कहने पे कमीशन चाहे तो पुराने वाले मीडिएटर से नए मीडिएटर को रिप्लेस कर सकता है। ये लिखा है सेक्शन 78 के अंदर। अब हम चलते हैं सेक्शन 79 पे, प्रोसीजर फॉर मीडिएशन। Section 79 states that mediation shall be held in the consumer mediation cell attached to district commission, state commission और national commission as the case may be। ये कह रहा है कि मीडिएशन की प्रोसेस कहाँ पे स्टार्ट होगी, कहाँ पे कंटिन्यू रहेगी। सर कंज्यूमर मीडिएशन सेल जो बनाई है हमने, वहीं पे मीडिएशन की प्रोसेस कैरी ऑन की जाएगी मीडिएटर के थ्रू। और कौन से मीडिएशन सेल में प्रोसेस चलेगी, ये कह रहा है कि जिस कमीशन से जो सेल अटैच्ड है उसी के पास वो केस चलता रहेगा। वेयर अ कंज्यूमर डिस्प्यूट इज रेफर्ड फॉर मीडिएशन बाय डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन एज द केस में बी, द मीडिएटर nominated by such commission shall have regard to the rights and obligations of parties, the uses of trade, if any, the circumstances giving rise to consumer dispute, and such other relevant factors as he may deems necessary, and shall be guided by principle of natural justice while carrying out mediation। अब कह रहे हैं कि जब भी डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने, स्टेट कमीशन ने या फिर नेशनल कमीशन ने, किसी भी कमीशन ने कोई केस किसी मीडिएटर को सौंपा, कोई डिस्प्यूट किसको दे दिया, मीडिएटर को दे दिया, तो कह रहा है कि जब भी मीडिएटर डिस्प्यूट को सोल्व करेगा तो उस मीडिएटर को पार्टीज के राइट्स और ऑब्लिगेशन क्या है उनके ध्यान रखना है। राइट्स को वायलेट नहीं करना और ऑब्लिगेशंस को खत्म नहीं होने देना, उनका ध्यान रखना है। उसके अलावा बोल रहा है कि कौन कौन से वो सर्कमस्टांस हैं जिनकी वजह से कंज्यूमर डिस्प्यूट अराइज हुआ, उन सर्कमस्टांसेस की पहचान करनी है, ठीक है, उनको ढूंढना है। और साथ ही साथ कुछ अदर फैक्टर्स पे भी ध्यान देगा, कौन, मीडिएटर, कब, जब वो कंप्लेंट को सॉर्ट आउट कर रहे हैं उस टाइम पे। और एक बात और लिखी हुई है कि जब भी मीडिएटर किसी भी कंप्लेंट को सोल्व करेगा, किसी भी कंज्यूमर डिस्प्यूट को सोल्व करेगा जो उसके पास आया है कमीशन के थ्रू, तो मीडिएटर को प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना है। मतलब इम्पार्शलिटी करनी है, मतलब को पार्शियलिटी के थ्रू या फिर किसी के दबाव में आके कोई भी ऑर्डर पास नहीं करना, ये लिखा हुआ है। The mediator so nominated shall conduct mediation within such time and in such manner as may be specified by regulation। तो कह रहे हैं मीडिएटर के पास जो केस गया, जो डिस्प्यूट गया, वो कब तक सॉल्व करना है, कितने टाइम में सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व करना है, ये सब रेगुलेशंस में डिफाइन किया हुआ है। हाँ जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है हमको सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन। अब कह रहे हैं कि जब भी मीडिएशन के थ्रू डिस्प्यूट सॉल्व किया जाएगा तो उसकी सेटलमेंट कैसे होगी। देखिए सेक्शन 80 में लिखा हुआ है, सेक्शन 80 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट pursuant to mediation if an agreement is reached between the parties with respect to all of the issues involved in the consumer dispute or with respect to only some of the issues, the term of the agreement shall be reduced to writing accordingly and signed by the parties to the dispute or their authorized representative। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सेक्शन 80 सबसेक्शन 1 में लिखा हुआ है कि जब भी किसी कंज्यूमर डिस्प्यूट को मीडिएशन के थ्रू सोल्व किया जाएगा और लास्ट में आकर के सेटलमेंट में या तो पूरा का पूरा डिस्प्यूट सोल्व हो गया है या फिर सिर्फ कुछ पार्ट सोल्व हुआ है और कुछ पेंडिंग पड़ा है,
मतलब मीडिएशन में या तो पूरा 100% डिस्प्यूट सोल्व हो गया, या फिर मीडिएशन के अंदर ओनली पार्ट में डिस्प्यूट सोल्व हुआ है और पार्ट पेंडिंग पड़ा है। ये कह रहे हैं कि जिन जिन बातों पे दोनों पार्टीज एग्री होंगी, चाहे वो 100% सारी बातों पे सहमत हो रही हो या वो ओनली पार्ट पे सहमत हो रही हो, जिन जिन बातों पे पार्टी सहमत होंगी उनको हम राइटिंग में नोट डाउन करेंगे, और उसको हम क्या बोल देंगे सर, उसको हम एग्रीमेंट बोल देंगे। एग्रीमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि दोनों पार्टीज मीडिएशन में काफी सारी बातों पे या तो सहमत हो रही है या फिर सारी बातों पे सहमत हो रही है। जितने भी बातों पे सहमत होंगी दोनों पार्टीज, उसको हम राइटिंग में नोट करेंगे और उसको हम एग्रीमेंट बोल देंगे। आगे लिखा हुआ है सेक्शन 80 सबसेक्शन 2 के अंदर, द मीडिएटर शेल प्रिपेयर अ सेटलमेंट रिपोर्ट of the settlement and forward the signed agreement along with the report to the concerned commission। अब कह रहा है कि पूरा डिस्प्यूट सॉल्व होने के बाद, अगर पूरा मैटर सॉर्ट आउट हो गया है कहाँ पे, मीडिएशन में, तो मीडिएटर क्या करेगा, अपनी एक सेटलमेंट रिपोर्ट रेडी करेगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट दो बन गए हैं। एक तो एग्रीमेंट बना, एग्रीमेंट कहाँ पढ़ा हमने, 81 के अंदर पढ़ा, जहाँ पे एग्रीमेंट बनाया जाएगा और दोनों पार्टीज उस एग्रीमेंट पे सहमत है, साइन करेंगे। ठीक है, तो एक तो हमारे पास एग्रीमेंट हो गया उन बातों के लिए जिसपे दोनों पार्टीज एग्री कर रही है, सहमत हो रही है। और कह रहा है कि डिस्प्यूट सॉल्व होने के बाद जो मीडिएटर है वो क्या करेगा, अपनी एक सेटलमेंट रिपोर्ट रेडी करेगा। उसके बाद दोनों डॉक्यूमेंट कौन कौन से, सेटलमेंट रिपोर्ट एंड दैट एग्रीमेंट, दोनों ही चीज मीडिएटर अपने कंसर्न्ड कमीशन को फॉरवर्ड कर देगा। वेयर नो एग्रीमेंट इज रीच्ड, ये कह रहा है कि अगर दोनों डिस्प्यूटिंग पार्टीज के बीच में कोई भी सहमति नहीं होती, कहाँ पे, मीडिएशन के अंदर, विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, और द मीडिएटर इज ऑफ ओपिनियन दैट सेटलमेंट इज नॉट पॉसिबल, या फिर मीडिएटर को लगता है कि सेटलमेंट, इन पार्टीज के बीच में सेटलमेंट करवाना पॉसिबल नहीं है, तो फिर जो मीडिएटर है वो अपनी रिपोर्ट रेडी करेगा और रिपोर्ट कहाँ सबमिट कर देगा, कंसर्न्ड कमीशन के पास सबमिट कर देगा। मतलब जो मीडिएटर है उसको अपनी रिपोर्ट तो रेडी करनी है, चाहे डिस्प्यूट सेटल हो चाहे ना हो। और जो रिपोर्ट वो रेडी करेगा वो कहाँ जाएगी सर, कंसर्न्ड कमीशन, मतलब उससे अटैच्ड कमीशन के पास वो रिपोर्ट जाएगी। उसके बाद आगे लिखा हुआ है 81 के अंदर, सेक्शन 81 बात करता है रिकॉर्डिंग, सेटलमेंट एंड पासिंग ऑफ ऑर्डर। अब कह रहे हैं जैसे ही रिपोर्ट कहाँ पहुंच जाएगी, कमीशन के पास पहुंच जाएगी, तो फाइनल ऑर्डर कौन पास करेगा, कमीशन पास करेगा। मीडिएटर ने क्या कर दिया, डिस्प्यूट को सेटल कर दिया नेगोशिएशन के थ्रू, और जो फाइनल ऑर्डर है वो किसके थ्रू पास किया जाएगा, वो कमीशन के थ्रू पास किया जाएगा। कौन से कमीशन के थ्रू, जिसके पास रिपोर्ट गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं 81 में क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 81 सबसेक्शन 1, द डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन एज द केस में बी शेल विद इन 7 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ सेटलमेंट रिपोर्ट पास सुटेबल ऑर्डर रिकॉर्डिंग सच सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स एंड डिस्पोज ऑफ द मैटर अकॉर्डिंगली। अब कह रहे हैं जैसे ही मीडिएटर ने अपनी सेटलमेंट रिपोर्ट सबमिट कर दी, किसके पास, कमीशन के पास, तो सेटलमेंट रिपोर्ट रिसीव होने के 7 दिन के अंदर अंदर कमीशन को फाइनल ऑर्डर पास करना है। सेक्शन 81 सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है, वेयर द कंज्यूमर डिस्प्यूट इज सेटल्ड ओनली इन पार्ट, द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन एज द केस में बी shall record settlement of issue which have been so settled and continue to hear other issues which are pending। अब कह रहे हैं कि मीडिएशन के थ्रू 100% कंज्यूमर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुआ, हम ये मान लेते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि 60% डिस्प्यूट सॉल्व हुआ है और 40% पेंडिंग है, मतलब कुछ इशू ऐसे हैं जो मीडिएटर के थ्रू सॉर्ट आउट नहीं हुए। तो इसी तरीके से मीडिएटर अपनी रिपोर्ट रेडी करेगा कि मैंने कितना मैटर सॉल्व किया और कितना सॉल्व नहीं हुआ, ऐसी वो रिपोर्ट रेडी करके कमीशन के पास सबमिट कर देगा, और कमीशन को रिपोर्ट रिसीव होने के 7 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर पास करना है। ठीक है, तो कह रहे हैं जितना मैटर आपका जो मीडिएटर है उसने सॉर्ट आउट कर दिया होगा, उसको लेकर के हम ऑर्डर पास कर देंगे, कौन, कमीशन। और जो मैटर पेंडिंग है, जिन बातों पे सहमति नहीं बनी है, वो मैटर अब कहाँ चलेगा, कमीशन में चलेगा। तो जितना केस, जितना कंप्लेंट या जितनी डिस्प्यूट को मीडिएटर ने सॉल्व कर दिया, उसको लेकर के कमीशन ऑर्डर पास कर देगा, और जो पेंडिंग पड़ा है उस मैटर को, उस डिस्प्यूट को, उन इश्यूज को अब कहाँ चलाएंगे, कमीशन के पास चलाएंगे। मतलब फर्दर जो प्रोसेस है, जो फर्दर हियरिंग है, वो सब कहाँ होगी सर, कमीशन के पास होंगी। ठीक है,
आगे लिखा हुआ है वेयर द कंज्यूमर डिस्प्यूट कुड नॉट बी सेटल्ड बाय मीडिएशन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मीडिएशन के थ्रू कंज्यूमर डिस्प्यूट बिल्कुल भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ, बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर पूरा का पूरा डिस्प्यूट कहाँ चलेगा? कमीशन के पास चलेगा। मतलब जो आगे की सारी कार्रवाई है अब कहाँ होने वाली है सर? कमीशन में होने वाली है। तो ये लिखा हुआ था हमारा मीडिएशन के अंदर। मीडिएशन का टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज प्रोडक्ट लाइबिलिटी। हाँ जी, देखिए प्रोडक्ट लाइबिलिटी में क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि सीपीए एक्ट 2019 के अंदर प्रोडक्ट लाइबिलिटी के जो सेक्शन है वो 82 टू 87 तक कवर क्यों है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एज पर सेक्शन 82 Chapter 6 shall apply to every claim for compensation under a product liability action by a complainant for any harm caused by a defective product manufactured by a product manufacturer or service provided by a service provider or by a product seller। अब देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि प्रोडक्ट लाइबिलिटी का मतलब क्या होगा? कोई भी ऐसा नुकसान, कोई भी ऐसा नुकसान जो किसकी वजह से हुआ है? डिफेक्टिव गुड्स की वजह से हुआ है। जो किसने बनाए थे? मैन्युफैक्चरर ने बनाए थे। या कोई डेफिशिएंसी इन सर्विस की वजह से हुआ है। जो किसने प्रोवाइड की थी? सर्विस प्रोवाइडर ने दी थी। या फिर कोई ऐसे गुड्स जो डिफेक्टिव थे, बनाए तो किसी और ने थे पर सेल किसी और ने किए, तो फिर प्रोडक्ट सेलर जो है वो भी लाइबल रहेगा। तो प्रोडक्ट लाइबिलिटी का मतलब क्या बना कि जिन गुड्स को परचेज किया गया है, जिन गुड्स को परचेज किया गया या जिन सर्विस को अवेल किया गया, उन गुड्स की या उन सर्विस की जो लाइबिलिटी बनती है कि वो कंज्यूमर को कोई नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, पर एक्चुअल में क्या हुआ? हार्म पहुंचा किसको? कंप्लेनेंट को या कंज्यूमर को, अगर कंप्लेनेंट कोई और है तो। उस केस में जो डिफेक्टिव गुड्स थे या जो डेफिशिएंसी इन सर्विस थी, सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू या फिर गुड्स के केस में मैन्युफैक्चरर और सेलर के थ्रू, उनके खिलाफ जो भी हम कंपनसेशन क्लेम करेंगे वो सब प्रोडक्ट लाइबिलिटी का पार्ट बनेगा। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा हुआ है प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन क्या होता है। एज पर सेक्शन 83 ऑफ द एक्ट अ प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन मे बी ब्रॉट बाय अ कंप्लेनेंट। ये कह रहे हैं एक ऐसा एक्शन जो किसने लिया है या किसने परफॉर्म किया है? कंप्लेनेंट ने परफॉर्म किया है। किसके अगेंस्ट में? मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट में, सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट में, या फिर सेलर के अगेंस्ट में। क्यों परफॉर्म किया है? एक्शन क्यों लिया है? क्योंकि प्रोडक्ट लाइबिलिटी के अंदर या प्रोडक्ट लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग कोई हार्म पहुंचा है। किसकी वजह से? डिफेक्टिव गुड्स की वजह से या फिर सर्विस में डेफिशिएंसी होने की वजह से। तो प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन का मतलब कंप्लेंट रेज करना, क्योंकि हमको गुड्स को यूज करने पे या सर्विस अवेल करने पे कोई नुकसान पहुंचा है। और प्रोडक्ट लाइबिलिटी का मतलब क्या बना? डिफेक्टिव गुड्स या डेफिशिएंसी इन सर्विस होने की वजह से जो भी नुकसान हुआ, किसको? कंप्लेनेंट को या कंज्यूमर को, तो वो लाइबिलिटी बन जाएगा। और उस लाइबिलिटी में जो भी कंप्लेंट रेज की जा रही है कंप्लेनेंट के थ्रू, वो एक्शन बन जाएगी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है लाइबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर। अब कह रहे हैं कि जो भी पर्सन मैन्युफैक्चरर होगा उसकी लाइबिलिटी कहाँ कहाँ अराइज होती है। तो सेक्शन 84 में वो सारे केस डिफाइन किए हुए हैं जब लाइबिलिटी किसकी बनती है सर? मैन्युफैक्चरर की बनती है। वो केस कौन कौन से है? फर्स्ट लिखा हुआ है द प्रोडक्ट कंटेन्स मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। जब गुड्स को मैन्युफैक्चर किया जा रहा था उस टाइम पे कोई डिफेक्ट था, तो उसकी लाइबिलिटी किसकी बनेगी? हमेशा मैन्युफैक्चरर की बनेगी। ठीक है, सेकंड लिखा हुआ है गुड्स को जो बना रहा था, जो मैन्युफैक्चर कर रहा था, द गुड्स इज डिफेक्टिव इन डिजाइन। मतलब जिस पर्सन ने गुड्स बनाए हैं उसने गुड्स को बनाने के बाद जो भी डिजाइन लगाया है गुड्स के ऊपर, या जिस डिजाइन में गुड्स को बनाया गया है, जिस शेप में, जिस डिजाइन में गुड्स को बनाया गया है उसमें डिफेक्ट है, तो भी लाइबिलिटी किस पे आएगी सर? मैन्युफैक्चरर पे आएगी। उसके बाद डेविएशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन। आप मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन बता कुछ और रहे हो और एक्चुअल में है कुछ और। मतलब डेविएशन का मतलब क्या हुआ? डिफरेंस। कि गुड्स को बनाने की जो स्पेसिफिकेशन है वो बताई कुछ और जा रही है और यूज कुछ और की जा रही है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, तो भी लाइबिलिटी किसकी बनेगी? मैन्युफैक्चरर की बनेगी।
द प्रोडक्ट डज नॉट कंफर्म टू एक्सप्रेस वारंटी। जिन गुड्स को बनाया गया है वो गुड्स वारंटी के रिगार्डिंग रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे। कन्फर्म्स का मतलब फॉलोइंग रूल्स। जिन गुड्स को बनाया गया है, ठीक है, वो गुड्स क्या है, एक्सप्रेस वारंटी आपने उन पे दे रखी है, पर जब वारंटी को यूज करने की बात आ रही है, जब वारंटी को इस्तेमाल करने की बात आ रही है, उस टाइम पे आप उन बातों को मना कर रहे हो। और आगे लिखा हुआ है व्हेन द प्रोडक्ट फेल्स टू कंटेन एडिकेट इंस्ट्रक्शंस ऑफ करेक्ट यूसेज टू प्रिवेंट एनी हार्म और एनी वार्निंग रिगार्डिंग इम्प्रॉपर और इनकरेक्ट यूसेज। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जिन गुड्स को बनाया गया, बनाने के बाद आपने उस पर कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं लिखी कि गुड्स को यूज कैसे करना है, ठीक है, केयरफुल यूज कैसे किया जाएगा, कोई वार्निंग वगैरह है, अगर डेंजरस गुड्स बनाए गए हैं तो वार्निंग के बारे में आपने प्रिंट नहीं किया पैकिंग पे, उस केस में भी मैन्युफैक्चरिंग लायबिलिटी अराइज होती है। आगे लिखा हुआ है अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर शैल बी लायबल इन प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन इवन इफ ही प्रूव्स दैट ही वाज नॉट नेग्लिजेंट और फ्रॉडुलेंट इन मेकिंग द एक्सप्रेस वारंटी ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर जो है वो उस केस में भी लायबल रहेगा जब अगर वो ऐसा प्रूव कर दे कि उसने एक्सप्रेस वारंटी के जो रूल्स हैं उनको जानबूझ के वॉयलेट नहीं किया, फ्रॉड करने के पर्पज से वॉयलेट नहीं किया, तो भी लायबल रहेगा, तो भी उसको उस वारंटी में उन गुड्स को या तो रिप्लेस करना पड़ेगा फिर रिटर्न करना पड़ेगा, जैसा भी डिसाइड हुआ था वो करना पड़ेगा। ठीक है, ये था हमारा लाइबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर। अब हम पढ़ते हैं लाइबिलिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। इसमें आ जाओ। ये बोल रहा है कि जब भी किसी पर्सन ने कोई सर्विस प्रोवाइड की तो सर्विस प्रोवाइडर की लाइबिलिटी कब कब अराइज होगी, ये पढ़ना है आपको। फर्स्ट केस दिया हुआ है, जो सर्विस प्रोवाइड की गई वो फॉल्टी थी, उनमें फॉल्ट था, इम्परफेक्ट थी, वो मतलब किन्हीं भी कारणों से डेफिशिएंट थी, डेफिशिएंसी थी किसमें, सर्विसेज के अंदर। उस केस में लाइबल कौन रहेगा सर, सर्विस प्रोवाइडर रहेगा। फर्स्ट केस हो गया। सेकंड में आओ, अगर सर्विस प्रोवाइडर ने जानबूझ के कोई ऐसी इंफॉर्मेशन अपने पास होल्ड की, विद होल्ड करना मतलब अपने पास रखना, तो सर्विस प्रोवाइडर ने क्या किया, कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अपने पास रखी जो किसको नहीं बताई, सर्विस रिसिपिएंट को नहीं बताई, और उसको बतानी जरूरी थी, और वो इंफॉर्मेशन नहीं बताने की वजह से कोई नुकसान हो गया, हार्म पहुंचा या इंजरी हो गई, इसको, रिसिपिएंट को, तो उस केस में भी लाइबल कौन बनेगा सर, सर्विस प्रोवाइडर बनेगा। थर्ड केस लिखा हुआ है द सर्विस प्रोवाइडर डिड नॉट इशू एडिकेट इंस्ट्रक्शंस और वार्निंग्स टू प्रिवेंट एनी हार्म। सर्विस प्रोवाइडर ने जब सर्विस प्रोवाइड की उस टाइम पे कोई इंस्ट्रक्शन, कोई वार्निंग इशू नहीं की, किसको, सर्विस रिसिपिएंट को, उस केस में भी जो लायबिलिटी है वो किसकी बनेगी सर, प्रोवाइडर की बनेगी। और नेक्स्ट लिखा हुआ है सर्विस प्रोवाइडर अपनी एक्सप्रेस वारंटी के रूल से, रेगुलेशन से, मतलब कि बाद में वेरीफाई नहीं हो रहा, ये सहमत नहीं हो रहा, जो एक्सप्रेस वारंटी सर्विस प्रोवाइडर ने सर्विस देने के टाइम पे दी थी रिसिपिएंट को, बाद में जब सर्विस रिसिपिएंट उस एक्सप्रेस वारंटी का यूज करना चाह रहा है, तब उस बात पे सहमत कौन नहीं हो रहा, एग्री कौन नहीं हो रहा, प्रोवाइडर एग्री नहीं हो रहा, तो उस केस में भी लाइबल कौन रहेगा, सर्विस प्रोवाइडर रहेगा। ये लिखा हुआ था लाइबिलिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर के अंदर। चलिए जी, अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट पढ़ते हैं लाइबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट सेलर। ये कह रहा है कि जो पर्सन प्रोडक्ट को सेल कर रहा है उसकी लाइबिलिटी कब राइज होगी और कौन कौन से केस में राइज होगी। देखिए, तो हम पढ़ते हैं अब सेलर की लाइबिलिटी कब कब राइज होंगी। सेक्शन 86 में डिफाइन किया हुआ है कि प्रोडक्ट सेलर की लाइबिलिटी तभी अराइज होंगी जब वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, मतलब मैन्युफैक्चरर अलग है, सेलर अलग है। अगर मैन्युफैक्चरर ही सेलर है उस केस में मैन्युफैक्चरर की लाइबिलिटी सेलर पे अप्लाई हो जाएंगी, पर अगर मैन्युफैक्चरर ए नाम का पर्सन है और सेलर बी नाम का पर्सन है, दोनों अलग अलग लोग हैं, तो ए की लाइबिलिटी पढ़ के आ चुके हैं हम ऊपर, अब हमको देखनी है कि बी की लाइबिलिटी क्या क्या बनेगी। मतलब जो सेलर है, जो गुड्स को सेल कर रहा है या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है सर्विस प्रोवाइडर के बिहाफ पे, तो उस केस में सेलर की लाइबिलिटी कब कब और कौन कौन से केस में अराइज होगी ये देखना है। देखिए, फर्स्ट केस दिया हुआ है इफ ही हैज एक्सरसाइज्ड सब्सटेंशियल कंट्रोल ओवर द डिजाइनिंग, टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग और लेबलिंग ऑफ प्रोडक्ट दैट कॉज्ड हार्म। अब देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं,
हम इस एग्जांपल के अंदर दो पर्सन को लेके चल रहे हैं, एक ए है एक बी है। जो ए है वो मैन्युफैक्चरर है और बी क्या है, हमारा सेलर है। तो फर्स्ट केस का मतलब क्या बना, जो बी है उसके पास कुछ कंट्रोल है, कौन से गुड्स पे, उन गुड्स पे जिनको मैन्युफैक्चर किसने किया, ए ने किया। गुड्स मैन्युफैक्चर किए ए ने, पर उसको अपनी पैकिंग के नेम से कौन बेच रहा है, बी बेच रहा है। या बी डिजाइन में कुछ चेंजेस कर रहा है, पैकिंग में चेंजेस कर रहा है, लेबलिंग में चेंजेस कर रहा है, कौन, बी। जबकि ऐसा किसने नहीं किया, ए ने नहीं किया। तो लाइबिलिटी भी किसकी बनेगी सर, बी की ही बनेगी। ठीक है। तो जब ए के गुड्स जो बी बेच रहा है और बी ने ए को पहले ऐसा बोल रखा है कि तो गुड्स बना के मुझे दे दे, मैं मेरे लेबलिंग के अंडर, मेरे ब्रांड के अंडर, मेरी पैकिंग के अंडर गुड्स को सेल करूंगा, और ए ने ऐसा एग्री किया हुआ है बी को, तो उस केस में जो लाइबिलिटी आएगी वो बी के ऊपर आएगी। ठीक है। सेकंड लिखा हुआ है, ही हैज ऑल्टर्ड और मॉडिफाइड द प्रोडक्ट एंड सच ऑल्टरेशन और मॉडिफिकेशन वाज द सब्सटेंशियल फैक्टर इन कॉजिंग हार्म। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ए ने गुड्स बना के सप्लाई किए किसको, बी को। बी ने क्या किया, उन गुड्स के अंदर चेंजेस किए, और उन चेंजेस की वजह से ही हार्म पहुंचा। उन चेंजेस की वजह से ही क्या हुआ, कंज्यूमर को नुकसान पहुंचा। तो उस केस में लाइबल कौन रहेगा सर, बी, जो सेलर था वो लाइबल रहेगा। आगे लिखा हुआ है सी केस में, थर्ड केस में, ही हैज मेड एन एक्सप्रेस वारंटी ऑफ प्रोडक्ट independent of any express warranty made by manufacturer and product failed to conform to express warranty made by seller which caused harm। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि बी ने, सेलर ने जब किसी कंज्यूमर को गुड्स सेल किए, उस केस में बी ने अपनी मर्जी से कुछ एक्स्ट्रा वारंटी दी, किसको, कंज्यूमर को। मान लो जो मैन्युफैक्चरर है उसने उन गुड के ऊपर वारंटी दे रखी है 1 साल के लिए। ठीक है। तो सेलर ने क्या किया, जब उन्हीं गुड्स को कंज्यूमर के पास सेल किया तो सेलर ने बोला कि वारंटी जो है 5 साल की है। ठीक है। जबकि मैन्युफैक्चरर की तरफ से वारंटी कितने टाइम की आई थी, 1 साल की आई थी। 4 साल की एक्स्ट्रा वारंटी यहाँ पे किसने दी है, बी ने दी है। और अगर बी उन 4 सालों में कभी भी वारंटी के केस में उन गुड्स को रिप्लेस करने में या उनको रिटर्न करने में या रिपेयर करने में फेल हो जाता है, तो उस केस में लायबिलिटी किसकी बनेगी सर, बी की बनेगी। क्योंकि बी ने क्या किया, अलग से इंडिपेंडेंटली कुछ एक्स्ट्रा वारंटी दे रखी है उन गुड्स के ऊपर, ये लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 4 के अंदर, द प्रोडक्ट हैज बीन सोल्ड बाय हिम अंडर द आइडेंटिटी ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सच पर्सन और प्रोडक्ट इज नॉट नोन। ये कह रहा है कि जब बी ने, सेलर ने ऐसे गुड्स सेल किए हैं जिसका मैन्युफैक्चरर कौन है वो नहीं पता, मतलब मैन्युफैक्चरर की आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं हो रही, हिडन है वो आइडेंटिटी, उस केस में कंज्यूमर तो किस पे केस करेगा, सेलर पे ही केस करेगा। आगे लिखा हुआ है, और इफ नोन, या फिर मैन्युफैक्चरर की आइडेंटिटी पता है कंज्यूमर को, द सर्विस ऑफ नोटिस और प्रोसेस और वारंट कैन नॉट बी अफेक्टेड ऑन हिम और ही इज नॉट सब्जेक्ट टू द लॉ which is in force in India or order if any passed or to be passed cannot be enforced against him। अब कह रहे हैं कि या तो आइडेंटिटी पता ही नहीं है मैन्युफैक्चरर की, तो कंज्यूमर किस पे कंप्लेंट रेज करेगा, सेलर पे रेज करेगा, मतलब लाइबिलिटी किसकी बनेगी, सेलर की बनेगी। अब दूसरा केस क्या दिया हुआ इसी के अंदर, अगर मैन्युफैक्चरर की आइडेंटिटी नॉन है पर किसी एक्ट में किसी भी लॉ के अंडर मैन्युफैक्चरर पे कोई भी लाइबिलिटी नहीं आएगी ऐसा स्पेसिफाई किया हुआ है, कुछ ऐसे प्रोविजंस हुए हैं, कुछ ऐसे क्लोज, कुछ ऐसी कंडीशंस एग्रीमेंट में लिखी हुई है मैन्युफैक्चरर और सेलर के बीच में कि कल को गुड्स में कोई भी डिफेक्ट हुआ तो लाइबिलिटी मैन्युफैक्चरर पे नहीं आएगी, ऐसा साफ साफ डिसाइड हो रखा है। तो उस केस में लाइबिलिटी किस पे आएगी सर, सेलर पे ही आएगी। और लास्ट लिखा हुआ है, ही फेल टू एक्सरसाइज रीजनेबल केयर। अगर सेलर फेल हो गया अच्छे से गुड्स की टेक केयर करने में, या जब गुड्स को सेल किया सेलर ने उस टाइम पे कुछ वार्निंग्स वगैरह, कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी चाहिए थी, जो मैन्युफैक्चरर ने बता रखा है सेलर को कि जब भी तू गुड्स बेचेगा तो ऐसे ऐसे वार्निंग या ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे देना गुड्स के बारे में। और जबकि सेलर ने क्या नहीं किया, उन वार्निंग्स को नहीं बताया कंज्यूमर को, ना ही उन इंस्ट्रक्शंस को बताया कंज्यूमर को, उस केस में लाइबिलिटी किसकी बनेगी सर, सेलर के ही बनेगी। तो ये हमने डिस्कस की लाइबिलिटी ऑफ सेलर। तो हमने तीनों की लाइबिलिटी पढ़ ली, मैन्युफैक्चरर की भी, सर्विस प्रोवाइडर की भी, और जो सेलर है हमारा उसकी भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एक्सेप्शन टू प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन।
देखिए जी क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि एक्सेप्शन टू प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन, ये कह रहा है कौन कौन से प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन है जिसमें या तो सेलर या मैन्युफैक्चरर फोल्ड नहीं करेगा, मतलब उन पे कोई भी लायबिलिटी नहीं आएगी। सबसे पहले बात की हुई है यहाँ पे सेक्शन 87 के अंदर सेलर की। ये कह रहा है कि अ प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन कैन नॉट बी ब्रॉट अगेंस्ट प्रोडक्ट सेलर इफ एट द टाइम ऑफ हार्म द प्रोडक्ट वाज मिसयूज्ड, ऑल्टर्ड और मॉडिफाइड। ये कह रहा है कि जब भी किसी सेलर ने प्रोडक्ट को सेल किया, गुड्स को सेल किया, उस टाइम पे गुड्स को जब यूज कर रहा था कंज्यूमर, तो उसने गुड्स को मिसयूज किया, अच्छे से यूज नहीं किया, केयरफुली यूज नहीं किया, या गुड्स को थोड़ा ऑल्टर कर दिया, उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, या गुड्स को मॉडिफाई कर दिया, तो यहाँ पे जो भी ये एक्टिविटी परफॉर्म की गई है वो किसके थ्रू की गई है? कंज्यूमर के थ्रू की गई है, ना कि सेलर ने परफॉर्म की है। अब कंज्यूमर की लापरवाही के लिए सेलर तो लाइबल वैसे भी नहीं होगा, तो इन केसेस के अंदर सेलर पे कोई भी लाइबिलिटी नहीं आएगी। तो ये तो दे रखा था एक्सेप्शन फॉर सेलर। अब हम चलते हैं एक्सेप्शन फॉर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर। इन एनी प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन बेस्ड ऑन द फेलियर टू प्रोवाइड एडिकेट वार्निंग्स और इंस्ट्रक्शंस, द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर शैल नॉट बी लाइबल। ये कह रहे हैं कि अगर हम वार्निंग्स की बात करें या इंस्ट्रक्शंस की बात करें, मतलब मैन्युफैक्चरर ने क्या नहीं किया, वार्निंग्स प्रोवाइड नहीं की, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड नहीं की, जिसकी वजह से क्या हुआ, कंज्यूमर को हार्म पहुंचा। तो कह रहे कुछ केस दे रखे हैं, इन केसेस के अंदर लाइबिलिटी किसके ऊपर नहीं आएगी? मैन्युफैक्चरर पे नहीं आएगी। ठीक है, ये देखो फर्स्ट लिखा हुआ है द प्रोडक्ट वाज परचेज बाय एन एम्प्लॉयर फॉर द यूज एट वर्क प्लेस एंड द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हैड प्रोवाइडेड वार्निंग्स और इंस्ट्रक्शंस टू एम्प्लॉयर। अब देखो यहाँ पे इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। एक ए नाम का मैन्युफैक्चरर है, एक बी नाम का एम्प्लॉयर है और एक सी नाम का एम्प्लॉय है। ए मैन्युफैक्चरर है, उसने क्या किया, गुड्स को बनाया, उससे गुड्स किसने परचेज किए? बी ने परचेज किए। क्यों परचेज किए? अपनी बिजनेस प्रमाइसेस में यूज करने के लिए। ठीक है, ए ने गुड्स मैन्युफैक्चर किए और उन गुड्स को किसने परचेज किया? बी ने परचेज किया। बी कौन है यहाँ पे? बी एक एम्प्लॉयर है, उसको अपने ऑफिस के अंदर, अपने बिजनेस प्रमाइसेस के अंदर उन गुड्स का यूज करना है। और जब गुड्स ए ने बी को सेल किए तो ए ने बी को बता दिया कि उन गुड्स को ऐसे ऐसे यूज करना है और ध्यान से केयरफुली यूज करना है, वरना नुकसान हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ए के लिए कंज्यूमर कौन है? बी है। तो ए ने अपने गुड्स के बारे में जानकारी बी को दे दी, और जबकि उन गुड्स को सिर्फ अकेला बी यूज नहीं कर रहा, बी की फैक्ट्री में या बी की बिजनेस प्रीमाइसेस के अंदर और बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं जो उस गुड्स को यूज करने वाले हैं। तो एम्प्लॉइज को जानकारी गुड्स को अच्छे से केयरफुली यूज करने के लिए ए देगा या बी देगा? सर बिल्कुल बी देगा, ए थोड़ी ना देगा। ए के लिए कंज्यूमर बी था, जब ए ने गुड्स सेल किए बी को तो ए ने तो सारी इंस्ट्रक्शंस और वार्निंग दे दी बी को। अब बी के जो एम्प्लॉई हैं जो उस गुड्स को यूज करने वाले हैं, उनको सारी इंस्ट्रक्शन, सारी वार्निंग कौन देगा? बी को देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस केस में अगर बी ने अपने एम्प्लॉइज को इंस्ट्रक्शंस और वार्निंग्स नहीं बताई और इंजरी किनको हो गई, नुकसान किनको पहुंचा? बी के जो एम्प्लॉइज हैं उनको नुकसान पहुंचा सी को। तो क्या यहाँ पे लाइबल ए होगा? सर बिल्कुल भी ए लाइबल नहीं है, क्योंकि ए ने इंस्ट्रक्शंस और वार्निंग्स बी को देनी थी और उसने बी को दे दी थी। बी के जो एम्प्लॉइज हैं उनको इंस्ट्रक्शंस और वार्निंग देने का काम ए का नहीं है, बी का है, इसीलिए यहाँ पे ए लाइबल नहीं होगा। सेकंड में लिखा हुआ है द प्रोडक्ट वाज सोल्ड एज अ कंपोनेंट और मटेरियल टू बी यूज्ड इन अनदर प्रोडक्ट and necessary warnings or instructions were given by product manufacturer to purchaser of such component or material, but the harm was caused to the complainant by the use of end product which is in which such component or material was used। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक ए मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, ए मैन्युफैक्चरर है, उसने क्या किया, अपना कोई गुड, अपना कोई प्रोडक्ट सोल्ड किया किसको? बी को। ए ने अपना प्रोडक्ट सोल्ड किया बी को, सेल कर दिया। अब जो बी है वो उस प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज करने वाला है, इसमें अपने फाइनल गुड के अंदर। मतलब बी आगे एक और मैन्युफैक्चरर है, ए मैन्युफैक्चरर है किसका? रॉ मटेरियल का। ए क्या बनाता है? वो रॉ मटेरियल बनाता है। जो रॉ मटेरियल ए बनाता है वो कौन परचेज करता है? बी परचेज करता है। क्यों परचेज करता है? ताकि उस रॉ मटेरियल से बी आगे अपनी फिनिश गुड्स रेडी कर सके। ठीक है, और जब ए ने उस रॉ मटेरियल को सेल किया बी को, तो ए ने सारी वार्निंग
और सारी इंस्ट्रक्शंस दे दी थी। और जबकि कोई सी नाम का बंदा है, उसने क्या किया, उसने बी से वो फाइनल गुड परचेज किया, जो किसने बनाया, बी ने बनाया। और सी को इंजरी हुई, हार्म पहुंचा, किसकी वजह से, रॉ मटेरियल की वजह से नहीं पहुंचा। वो रॉ मटेरियल जिस फाइनल गुड में यूज हुआ है, उस फाइनल गुड की वजह से सी को नुकसान पहुंचा। तो यहाँ पे लाइबिलिटी ए पे आएगी या बी पे आएगी? सर डेफिनेटली लाइबिलिटी बी पे आएगी, क्योंकि ए ने सिर्फ कुछ कंपोनेंट सेल किए थे फाइनल गुड के, किसको, बी को। और ए ने उस टाइम भी अपनी ड्यूटी समझी और सारी इंस्ट्रक्शंस, सारी वार्निंग्स बी को बता दी। और बी ने उस रॉ मटेरियल को क्या किया, अपने फाइनल गुड्स में इस्तेमाल किया। और अब आगे इंस्ट्रक्शंस देने की बारी, वार्निंग देने की बारी किसकी थी, बी की थी, जो उसने नहीं फुलफिल की। तो यहाँ पे लाइबिलिटी ए पे नहीं आएगी बिल्कुल, बल्कि बी पे लाइबिलिटी आएगी सारी की सारी। ऐसा लिखा हुआ सेकंड केस में। थर्ड केस दिया हुआ है, द प्रोडक्ट वॉज वन विच वॉज लीगली मीन टू बी यूज्ड और डिस्पेंस्ड ओनली और under the supervision of an expert or a class of experts, and the product manufacturer had employed reasonable means to give the warnings or instructions for usage of product to such expert or class of expert। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो गुड मैन्युफैक्चरर ने सेल किया, जो गुड मैन्युफैक्चरर ने सेल किया कंज्यूमर को, वो गुड कंज्यूमर को किसी एक्सपर्ट की हेल्प से यूज करना था। और ऐसा मैन्युफैक्चरर ने बताया भी था कि जब भी आप गुड्स का यूज करो तो आपको किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी एक दो बार, उसके बाद नीड नहीं होगी। पर कंज्यूमर ने क्या किया, बिना एक्सपर्ट की हेल्प के गुड्स का यूज कर लिया, जिसकी वजह से नुकसान किसको पहुंचा, कंज्यूमर को। तो क्या यहाँ पे लाइबल होगा ए? बिल्कुल भी लाइबल नहीं होगा। मैन्युफैक्चरर लाइबल नहीं है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है उसने पहले ही बता दिया था कि गुड्स का यूज कैसे करना है, आपको विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट करना है। अब यहाँ पे केयरलेसनेस किसने शो की है, कंज्यूमर ने शो की है, तो लाइबल वो खुद ही रहेगा। और लास्ट किस दिया हुआ है कि जब कंप्लेनेंट, जो कंप्लेंट रेज कर रहा है, उसने गुड्स का यूज किया, कैसे, जब वो नशे में था। ठीक है, मतलब या तो कंप्लेनेंट ने क्या किया हुआ था, एल्कोहल कंज्यूम की हुई थी, या फिर ड्रग्स का कंजम्पशन कर रखा था और नशे में गुड्स का यूज किया, जिसकी वजह से हार्म पहुंचा या इंजरी पहुंची, किसको, कंज्यूमर को, कंप्लेनेंट को। उस केस में लाइबल मैन्युफैक्चरर नहीं होगा, ये लिखा हुआ है। आगे आ जाओ उसके बाद, अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर शैल नॉट बी लाइबल फॉर फेलियर टू इंस्ट्रक्ट और वार्न अबाउट ए डेंजर विच इज ऑब्वियस or commonly known to the user or consumer of the product, or which the user or consumer ought to have known, taking into account the characteristics of product। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं ऐसे डेंजर, ऐसी वार्निंग्स, ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो मैन्युफैक्चरर को देना जरूरी नहीं है, वो इंस्ट्रक्शंस, वो वार्निंग्स, वो डेंजर कंज्यूमर को, जो गुड्स परचेज कर रहा है, या कंप्लेनेंट को खुद से पता होनी चाहिए। या वो डेंजर, वो इंस्ट्रक्शंस ऐसी है जो कॉमनली सभी को पता है, वो गुड्स ऐसे हैं जो कंज्यूमर ने परचेज किए हैं, जिनके बारे में इंस्ट्रक्शंस, वो कितने गुड्स डेंजरस है, कितने नहीं है, वो सब सभी को कॉमनली पता है, सभी लोगों को। तो वो चीज उस कंज्यूमर को भी पता है, ऐसा माना जाएगा। ठीक है, तो ऐसे गुड्स जो मैन्युफैक्चरर ने सेल किए, और उन गुड्स के बारे में, उसके यूज के बारे में, वो कितना डेंजर है गुड्स, उसके बारे में वो जानकारी देना मैन्युफैक्चरर के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि उन गुड्स के बारे में कॉमनली सभी को पता है कि वो गुड्स कितने डेंजर हैं, उनको कैसे यूज करना है। तो वहां पे ही फिर लाइबल कौन नहीं होगा, जो हमारा मैन्युफैक्चरर है वो लाइबल नहीं माना जाएगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पे एक्सेप्शंस के अंदर। तो आज इतने ही पढ़ते हैं इस क्लास में, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा, कोई भी डाउट हो मुझे बता देना। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।